So we'll start with next topic today. तो अगला टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, क्यों चाहिए? तो एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न, ये सिर्फ एक पैरामीटर है जो आपको डिफाइन करना है और आपको ये सिर्फ लगता है टू कंपेयर टू कॉइल्स। अब टू कंपेयर टू कॉइल्स मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, if you remember, चलो first of all let me put the title of what we want to study. You want to see what is magnetic dipole moment. थोड़ा सा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और इसका अगला टॉपिक समझने के लिए थोड़ा सा हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी कंपेयर करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, नहीं याद होगा तो याद दिलाना पड़ेगा पहले। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पता होने के लिए पता होना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डू यू रिमेंबर व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? डू यू रिमेंबर इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब क्या? You have two equal but opposite charges separated by finite distance, small distance. एक नेगेटिव चार्ज था, एक पॉजिटिव चार्ज था। इन दोनों का सेपरेशन है 2l, सेंटर से l, सेंटर से l। और इफ यू रिमेंबर हम डिफाइन करते हैं समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, if you remember, it is defined as the product of magnitude of one of the charges, magnitude मतलब mod, into distance between two charges। इसको तुम बोलते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम मीटर, क्योंकि चार्ज इज इन कूलम, लेंथ इज इन मीटर, तो कूलम मीटर। गुड। और इफ यू रिमेंबर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैज डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, P1। बट अब अगर आपको ये नहीं समझा होगा तब कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने क्यों डिफाइन किया, तो अब समझ लो। अब ऐसा है कि मेरे पास ये एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है। मेरे पास दूसरा डाइपोल भी हो सकता है जिसमें चार्ज, एक चार्ज माइनस Q2 है, दूसरा चार्ज प्लस Q2 है। राइट। तो यहाँ पे अज्यूमिंग कि दोनों चार्जेस का डिस्टेंस जैसे यहाँ पे था 2l, यहाँ पे भी 2l है, तो डिस्टेंस सेम है लेकिन चार्जेस डिफरेंट है। तो ये दोनों डाइपोल का स्ट्रेंथ सेम है क्या? नहीं, अलग अलग है, क्योंकि डिस्टेंस भले ही सेम हो, यू मे हैव डिस्टेंस 2l, यहाँ पे 2l, यहाँ पे 2l, लेकिन यहाँ पे चार्जेस अलग है, यहाँ पे अलग है। तो आर दीज टू डाइपोल सेम? नो, दे आर डिफरेंट बिकॉज द मैग्नेट ऑफ चार्ज आर डिफरेंट। या ऐसा भी हो सकता है कि यू मे हैव टू चार्जेस, पहले केस में डिस्टेंस कम था, डिस्टेंस पहले केस में कम था, अलग था। अब वही दो चार्जेस है, डिस्टेंस बढ़ गया। तो आर दिस टू डाइपोल सेम? नो, दे आर डिफरेंट। तो जब दो डाइपोल को कंपेयर करना होता है ना, तो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन करते हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन करते हो। फिर तुमको अगर याद होगा, जब तुम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, उस पर एक टॉर्क एक्ट होता है, टॉर्क, वो मैं आगे बताने ही वाला हूँ अभी। तो सिमिलरली, इसके आगे का पार्ट अभी आएगा। सिमिलरली जब मुझे दो मैग्नेटिक डाइपोल्स को कंपेयर करना है, तो आई नीड अ सर्टेन पैरामीटर विच इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज यूज्ड टू कंपेयर टू डाइपोल्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज यूज्ड टू कंपेयर टू मैग्नेटिक डाइपोल्स। तो आपको सिर्फ डेफिनेशन है, और डेफिनेशन कैसे है वो भी समझ लो। सो वी नो दैट, व्हाट डू यू नो, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल की बात हो रही है। इन एन मैग्नेटिक फील्ड, इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म रेडियल चलता है, तो इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, डू यू रिमेंबर व्हाट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल? कल ही देखा था हमने। अभी बोला कि डाइपोल कहाँ से आ गया? जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल की जगह पे तुम बोल सकते हो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ लूप, करंट लूप। ठीक है, यू आर कंफर्टेबल विद दिस वर्ड? तो हमने कल ही देखा था, अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप हो जो एक मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उस पर क्या एक्ट होता है? टॉर्क। और टॉर्क क्या होता है? एन बी
आई ए साइन थीटा। इसको मैं लिख लेता हूं एन बी ए, एन बी को अलग कर देते हैं, एन आई ए बी साइन थीटा। गुड। ये जो एन आई ए है, एन आई ए दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डाइपोल, और डिनोट करते हैं म्यू से, तो ये रहता है म्यू बी साइन थीटा। सो हियर म्यू इज एन आई ए विच इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, which is magnetic dipole moment, right? तो सिंपल you don't have to derive this, derive नहीं करना है हमको सिर्फ पता होना चाहिए कि we know that torque acting on a current loop is given by NBIA sin theta। इसमें से NIA को अलग लिख दिया B sin theta, तो जो NIA है इसको बोलते हो तुम magnetic dipole moment। So NIA is called as magnetic dipole moment and denoted by mu। And if you want you can find out SI units also। SI unit कैसे फाइंड करोगे? n तो नंबर ऑफ टर्न्स था, I क्या होता है? करंट मतलब एम्पियर, और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। सो SI यूनिट ऑफ म्यू इज एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। बराबर यहाँ तक क्लियर? पक्का? श्योर गुड। देन जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी था, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। mu is a vector quantity, whose direction is normal to the coil, perpendicular to the coil carrying current। जो भी लूप था उसको नॉर्मल। गुड। बस इतना ही तुमको पता होना चाहिए रिलेटेड टू व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट डिफाइंड, क्योंकि आगे इसका यूज़ आने वाला है, तो यू मस्ट नो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ पैरामीटर दैट वी बेसिकली डिफाइन टू कंपेयर टू कॉइल्स। अभी क्यों? क्योंकि जब तुम बात करते हो गैल्वेनोमीटर की, अब गैल्वेनोमीटर, दो गैल्वेनोमीटर है, तो ज़रूरी नहीं है ना कि दोनों में सेम नंबर ऑफ टर्न्स हो सकता है दोनों का जो एरिया था कॉइल का। याद है कि गैल्वेनोमीटर में एक मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक कोर था एल्यूमिनियम का, उसके ऊपर क्या था? कॉपर वाइंडिंग। हो सकता है कि दोनों गैल्वेनोमीटर में एरिया ऑफ द कॉइल सेम है लेकिन नंबर ऑफ टर्न सेम नहीं है, तो कंपेयर कैसे करोगे? कंपेयर करने के लिए पैरामीटर चाहिए ना। तुम उसको कॉइल को खोल के टर्न तो मेजर नहीं करने बैठेंगे ना हम लोग, विल नॉट मेजर नंबर ऑफ टर्न्स। तो वी डिफाइन डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स पे। और किस पे डिपेंड करता है? करंट पे। और किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे। गुड, डन। दैट्स ऑल यू नीड टू नो अबाउट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, राइट। अब अगला टॉपिक है, क्या है? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या? यस, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। व्हाट इज दिस मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल? इसके लिए वापस तुमको डेरिवेशन दिया नहीं है, तो जो नोट्स में मैंने दिया है उसको आपको रेफर नहीं करना है, रेफर जो अब बताने वाला वो करना है। क्योंकि आपको नोट्स में ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन दिया है, तो वी विल सी इन डिटेल व्हाट इज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। अभी क्योंकि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर ही रहे हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को भी रिवाइज कर लेंगे क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट सेम है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल basically derive both the equations side by side. We will derive what is magnetic potential energy and also what is electric potential energy. Electric potential energy of electric dipole होता है और magnetic potential energy of magnetic dipole होता है। याद रखना आप। अब ये सिर्फ क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये तुमको ऑलरेडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तुमने ऑलरेडी डिराइव किया है, वो याद भी हो जाएगा और तुमको ये भी समझ में आएगा कि अगर तुमको नोट्स में या बुक्स में कुछ डेरिवेशन नहीं दी है तो खुद को कैसे बनाने हैं फॉर्मूला, और अंडर व्हाट कंडीशन द फॉर्मूला दे आर गिवन। दे हैव गिवन यू फॉर्मूलाज बट दे आर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। तो चलो पहले इसको याद कर लेते हैं, फिर साथ साथ में वो भी कर लेंगे। इफ़ यू रिमेंबर 11th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको एक टॉपिक था वर्क डन का, पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वर्क डन से आता है, ये तो तुमको याद होना चाहिए। In any context of physics, potential energy is always coming from
वर्क डन। हमारे पास था एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसमें हमारे पास है, यू हैव डाइपोल, you have a negative charge over here, you have a positive charge over here, और ये जो दोनों पोल्स है, इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो 2l है, तो ये है l और ये है l। क्योंकि मैंने अभी बताया हम लोग नॉर्मली सेंटर से l और l डिस्टेंस लेते हैं। गुड। नाउ एज यू सी, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बाय द वे, यू शुड आल्सो नो व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज। इट इज Q into E। Q into E। सिमिलरली एक फोर्स नेगेटिव चार्ज पे भी लगेगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ फील्ड, यहाँ पे। These two forces are equal in magnitude but opposite in direction। यहाँ पे कितना लगेगा? माइनस QE। माइनस Q because the charge is minus, right? अब these two forces they are equal in magnitude but opposite in direction, और वो एक पॉइंट पे एक्ट भी नहीं कर रहे, they are acting at two different points। तो what they will constitute? Torque। जब दो forces हो equal in magnitude opposite in direction and they are not acting at the same point, they will constitute a torque। एंड बाय द वे, जो इनिशियल एंगल था वो एंगल था थीटा, इनिशियल एंगल। अब हुआ क्या, क्योंकि टॉर्क एक्ट हो रहा है और आपको पता है टॉर्क एक्ट होता है तो क्या होता है? रोटेट होता है। तो ये रोटेशन की वजह से इसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया। दिस इज द न्यू ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल, प्लस Q माइनस Q, और एंगल हो गया थीटा 0। बराबर? पक्का? तो हमने, हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रिक डाइपोल था जिसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया। इनिशियल एंगल था थीटा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव पे लगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो दो फोर्सेस है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दे कॉन्स्टिट्यूट टॉर्क, और ये रोटेट होने लगेगा। तो थीटा से कहाँ गया? थीटा 0। हमको क्या करना है? हमको इसको वापस से इसके ओरिजिनल ओरिएंटेशन पे लाना है। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन, यस, एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा आपको। So you have to apply external torque, and remember external torque should be equal to the original torque। क्योंकि ज़्यादा लगा दिया तो ओवर शूट हो जाएगा ना, ज़्यादा घूम जाएगा। कम लगाओगे तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएगा ही नहीं। तो यू हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल टॉर्क, और एक्सटर्नल टॉर्क लगाते हो, जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है? वर्क करता है। एक्सटर्नल टॉर्क क्या करेगा? वर्क करेगा, राइट? एग्जैक्ट, आई एम टेलिंग यू, डेरिवेशंस एग्जैक्टली सेम है। जैसे तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, चार्ज को तुम एक जगह से दूसरी जगह पे लाते हो, टोटल वर्क डन कैलकुलेट करते हो। कैसे करते हो पता है? आप बोलते हो पहले स्मॉल स्मॉल स्टेप लो, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, dx में कितना वर्क हुआ? f dx, dw इज f dx। फिर टोटल वर्क कैसे निकालते हो? इंटीग्रेटिंग। यहाँ भी वही है, यहाँ भी आप डायपोल को रोटेट कर रहे हो थ्रू स्मॉल एंगल d थीटा। तो जब स्मॉल एंगल से रोटेट किया तो व्हाट इज वर्क डन? तो वर्क डन इन रोटेटिंग, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू स्मॉल एंगल d theta, through small angle d theta is dw equal to, by the way, what is work done? Force into displacement। वो लीनियर मोशन में होता है। फोर्स को यहाँ टॉर्क बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इट इज टॉर्क d थीटा, और टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क, बराबर। और ये एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू द नेचुरल टॉर्क, डायरेक्शन इज अपोजिट। अगर नेचुरल टॉर्क क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा, इतना ही डिफरेंस है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क? टॉर्क, 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 टॉर्क P साइन थीटा। अभी तो देखा, टॉर्क इज PE साइन थीटा। नहीं याद है? कोई बात नहीं, यू कैन से फोर्स एक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस। दोनों में से एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। एक काम करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो एक काम करूंगा, इस लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा, एक्सटेंड कर दिया, वेरी गुड, गुड गुड गुड। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दिया, कर दिया, ओके। इसको नाम दे दिया A, इसको बोल दिया B, इसको बोल दिया C। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस? BC।
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. इट इज नॉट ए बी, ए बी इज हाइपोटेन्यूज, बी सी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? इट इज बी सी. बराबर. So therefore you have external torque external equals to force. What is force? QE. Force is QE into BC. BC फाइंड करना है. Look at this right angle triangle. अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, corresponding angles. So what is sin theta from this diagram? What is sin theta? Opposite side मतलब BC upon hypotenuse मतलब AB. So what is BC? AB sin theta. So what is BC? What is BC? तो फोर्स था, फोर्स कितना था? QE. व्हाट इज BC? AB sin थीटा. लेकिन AB खुद कौन है? व्हाट इज AB? व्हाट इज A to B? व्हाट इज A to B? 12 था ना वो. इट इज 12. अरे इट इज 12. हाँ कि ना? हाँ, इट इज 12 sin थीटा. व्हाट इज Q into 12? अभी बताया था मैंने, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. तो कितना हो गया ये? P sin थीटा. तो ये है एक्सटर्नल टॉर्क. दिस इज स्मॉल वर्क डन इज एक्सटर्नल टॉर्क इनटू d थीटा. तो ये हो गया PE sin थीटा d थीटा. व्हाट विल बी द टोटल वर्क इन रोटेटिंग? सो टोटल वर्क इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम, अभी देखो इनिशियल एंगल पहले कितना था? थीटा. कहाँ तक रोटेट हो गया? थीटा 0. अब तुमको क्या करना है? उल्टा लेके जाना है. तो व्हाट इज इनिशियल एंगल? थीटा 0. व्हाट इज फाइनल एंगल? थीटा. तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना. फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा इज वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन dw थीटा 0 टू थीटा. थीटा 0 टू थीटा. व्हाट इज dw? PE sin थीटा. P कांस्टेंट. यस, क्योंकि P डिपेंड करता है Q और 12 पे, वो तो सेम है. इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म में पहले से ही बोल रहे थे हम लोग. ओके, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा d थीटा? माइनस कॉस. कितना होता है? माइनस कॉस. तो PE माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा. एक काम करो, नेगेटिव साइन हटा दो, लिमिट्स में इंटरचेंज कर लो. तो यू हैव PE cos थीटा 0 माइनस cos थीटा. बराबर. साइन हटा दिया, लिमिट्स इंटरचेंज कर दिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो तुमने जो डायपोल को रोटेट करने में वर्क किया वो कहाँ गया? वो स्टोर हो गया उसी डायपोल में. सो दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल. अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ एक्सटेंड करने वाला हूँ. मतलब आपका एक तीर में 2 निशाने, ये रिवाइज भी हो गया, वो भी आ जाएगा, क्योंकि आपकी बुक में वैसे भी डेरिवेशन दिया नहीं था. तो आप डिराइव कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ इट इज नॉट गिवन वी शुड डिराइव बाय आवरसेल्फ, तो कर लेंगे. सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, यहाँ पे तुम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हो. तो यू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. एंड यू शुड नो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ. गुड, पक्का पक्का, श्योर, गुड. Then you have magnetic dipole instead of electric dipole. और magnetic dipole में एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल. जैसे तुम यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज के स्ट्रेंथ को Q बोलते हो, वैसे हम लोग मैग्नेटिक पोल के स्ट्रेंथ को पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं QM. नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव लिया जाता है और साउथ पोल का नेगेटिव लिया जाता है. राइट. जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे नॉर्थ पोल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड साउथ पोल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जैसे यहाँ पे फोर्स था Q into E, वहाँ पे फोर्स है QM into B. फोर्स एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक पोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज QMB. और ये हो जाता है आपका माइनस QMB. राइट, करेक्ट, गुड. जैसे तुम्हारा यहाँ पे डिस्टेंस था बिटवीन द टू चार्जेस 12, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज 12. फिर हम लोग यहाँ पे भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं. मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सेम ही रख रहा हूँ सो दैट यू ऑल्सो रिमेंबर.
ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। और क्योंकि इस पे टॉर्क एक्ट हो रहा है तो टॉर्क की वजह से ये रोटेट होगा, ये रोटेट होकर नए ओरिएंटेशन पे जाएगा। तो फाइनल एंगल कितना बन गया? थीटा 0। अब तुमको क्या करना है, तुमको इसको वापस से कहाँ ले जाना है? उसके ओरिजिनल पोजीशन पे, ओरिजिनल ओरिएंटेशन पे। गुड। तो क्या लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल टॉर्क। एक्सटर्नल टॉर्क लगाओगे तो क्या होगा? वर्क डन। और हम लोग कभी भी रोटेशन या डिस्प्लेसमेंट करते वक्त स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में करते हैं। तो पहले जब हम लोग इस डाइपोल को स्मॉल एंगल से रोटेट करेंगे डी थीटा से, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज एक्सटर्नल टॉर्क इनटू डी थीटा। और एक्सटर्नल टॉर्क जैसे वहां पे था वैसे यहाँ पे है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सेम कॉन्सेप्ट। Magnitude of one of the forces, it is QMB, and BC from diagram is again same thing. Sin theta equals to AB, so you have BC equals to AB sin theta. बराबर। AB is 2L, so you have this equals to torque equals to QMB, E के यहाँ पे B, 2L sin theta। जैसे तुम चार्ज इंटू 2L को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हो, वैसे पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L को तुम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हो, दैट इज म्यू बी साइन थीटा। ये हो गया एक्सटर्नल टॉर्क। गुड। देन वर्क डन इन रोटेटिंग दिस डाइपोल थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा इज एक्सटर्नल टॉर्क इनटू डी थीटा। तो ये हो गया आपका म्यू बी साइन थीटा डी थीटा। गुड। तो देयरफॉर टोटल वर्क, जैसे वहां पे टोटल वर्क निकाला तुमने बाय इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी तुम करोगे इंटीग्रेशन। तो सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। और आपको आगे समझेगा जब हम लोग इस चैप्टर में एम्पियर्स लॉ देखेंगे ना, तुमको समझेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और मैग्नेटोस्टैटिक्स में, इसको मैग्नेटोस्टैटिक्स बोलते हैं। तुम देखोगे कि कुछ डिफरेंस है ही नहीं, सिर्फ पैरामीटर चेंज हुए, बाकी सब कुछ सेम है और एवरीथिंग इज सेम। तो यहाँ पे तुमको टोटल वर्क मिल जाएगा बाय इंटीग्रेशन स्मॉल वर्क फ्रॉम इनिशियल एंगल टू फाइनल एंगल। तो यू हैव थीटा 0 टू थीटा, पी की जगह पे म्यू, ई की जगह पे बी साइन थीटा डी थीटा। म्यू और बी कांस्टेंट है, बाहर आ गया इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। गुड। सो दिस इज इक्वल्स टू म्यू बी माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा। So this is equals to mu b cos of initial angle minus cos of final angle, and this work is stored in the form of potential energy in magnetic field। क्या फॉर्मूला? अभी आपको ये फॉर्मूला दिया ही नहीं होगा, आपको दिया होगा माइनस म्यू बार डॉट बी बार। दिया क्या ऐसा? अब ऐसा क्यों दिया है और वैसा कब होता है ये भी समझ लो। जब इनिशियली, मैं अभी दोनों को कंपेयर करने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक को। मान लेते हैं ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड था विच इज ऑफ कोर्स पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर इनिशियली, शुरुआत में, इनिशियली इन इनिशियल केस अगर आपका ऐसा हो कि यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है, मतलब इनिशियली जो डाइपोल है वो अगर परपेंडिकुलर हो, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को, यहाँ पे कौन सा डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल। वहां पे कौन सा डाइपोल? मैग्नेटिक डाइपोल। इनिशियली परपेंडिकुलर है, तो व्हाट इज द इनिशियल एंगल? थीटा 0 90। कितना हो गया थीटा 0? कितना हो गया? 90। 90 हो गया? यस, 90 हो गया। तो जब इनिशियल एंगल तुम 90 सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा PE cos 90 माइनस फाइनल एंगल मुझे पता नहीं क्योंकि डिफाइन नहीं किया, कितना रोटेट कर रहा है हमें डिफाइन नहीं किया हम लोगों ने। व्हाट इज cos 90? 0। तो ये बन गया PE 0 माइनस cos थीटा। तो ये बन गया आपका माइनस PE cos थीटा विच इज नथिंग बट माइनस P बार डॉट E बार, क्योंकि A बार डॉट B बार इज AB cos थीटा, तो P बार डॉट E बार इज PE cos थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होने वाला है। अगर मैं इनिशियल एंगल को 90 मान रहा हूँ तो मुझे फॉर्मूला मिलेगा म्यू बी cos 90 माइनस cos थीटा। cos 90 is 0, तो यू हैव म्यू बी 0 माइनस cos थीटा
तो यू हैव दिस इक्वल्स टू माइनस म्यू बी कॉस थीटा, तो विच इज इक्वल्स टू माइनस म्यू बार डॉट बी। आपको दिया होगा ये इक्वेशन, माइनस म्यू बार डॉट बी बार। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन तब ट्रू है जब इनिशियल एंगल कितना लिया गया हो, 90 डिग्री। मतलब व्हेन द डायपोल इज इनिशियली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, डिपेंडिंग ऑन विच फॉर्मूला यू आर डिराइविंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी साथ में हो गया, ये भी हो गया, राइट, गुड। तो एक कॉन्सेप्ट पता है तो दूसरा तुमको अपने आप ही आ जाता है, जस्ट बाय कंपैरिजन, सिर्फ पैरामीटर चेंज हुए। उधर मैग्नेटिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, उधर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इधर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, गुड। अब इसमें स्पेशल केसेस भी है, स्पेशल केसेस है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का। दिया है क्या ऐसा? दिया है आपको, दिया होगा नोट्स पे, दिया होगा, ऐसा लिखा होगा पोटेंशियल एनर्जी केस 1 मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो स्पेशल केसेस, अभी मैं सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड्स की बात कर रहा हूँ, चलो ठीक है दोनों का ही कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, विल डिस्कस बोथ। सो स्पेशल केसेस, 1 is minimum potential energy and 2 is maximum potential energy. गुड। तो बताओ मेरे को, अगर मैं इस फॉर्मूला से स्टार्ट करूं, मतलब मैं इनिशियल एंगल 0 लूं, मतलब ऐसा मान लूं कि इनिशियली डायपोल्स फील्ड्स को परपेंडिकुलर थे, तो फॉर्मूला क्या आया, माइनस पी कॉस थीटा, बराबर, राइट। तो तुम्हारे पास फॉर्मूला है माइनस पी ई कॉस थीटा, रिमेंबर दिस, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। और मैग्नेटिक फील्ड के केस में है माइनस म्यू बी कॉस थीटा। तो मुझे बताओ फॉर विच एंगल, कितने एंगल के लिए पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम, 0 एंगल के लिए, ओके। इफ आई पुट थीटा इक्वल टू 0, if I put theta equal to 0, I get cos theta equals to 1. So therefore you have UE equals to minus PE, right? और मिनिमम बोला है तो मिनिमम नेगेटिव ही होता है, और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इसको बोलते हो स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लेंगे। इट इज कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं बताता जा रहा हूँ, क्वेश्चन में काम में आएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम, थिंक ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था, ये नॉर्थ पोल था या साउथ पोल था। तो सिचुएशन सबसे स्टेबल कब होगा? सबसे स्टेबल सिचुएशन तब होगा जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाए, क्योंकि पॉजिटिव इज अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव, नेगेटिव अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव। दिस इज द मोस्ट स्टेबल सिचुएशन। एंगल इज 0, और बोलोगे एंगल 0 कैसे हो गया? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? नेगेटिव, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट है ना। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? वही तो हुआ था, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो लेफ्ट टू राइट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम है। एंगल क्या है? 0। और जब ऐसा हो तो पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डायपोल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव ऑफ द फील्ड, दैट इज द मोस्ट स्टेबल सिचुएशन, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, देयर आर नो रिपल्सिव फोर्सेस हियर। इसको बोलते हो स्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ सिमिलर सिचुएशन यू विल हैव हियर आल्सो। इफ थीटा इज 0, cos theta is 1. So if theta is 0, you have cos theta equals to 1. So you have UB equals to minus mu B. मतलब इस केस में क्या होगा? इस केस में ऐसा होगा, इस केस में जो नॉर्थ पोल था डायपोल का, वो टुवर्ड्स साउथ ऑफ द फील्ड है, और साउथ पोल ऑफ द डायपोल इज टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ द फील्ड, राइट, गुड। तो दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम विच रिप्रेजेंट्स मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और कोई भी चीज़ स्टेबल तब होती है जब उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। मैं तुमको इसको मैकेनिक्स के साथ रिलेट करके देता हूँ, मैकेनिक्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा अच्छे से सुन लेना, तुम्हारा लॉज ऑफ मोशन का भी काम हो जाएगा थोड़ा सा। लेट्स से आई हैव एन ऑब्जेक्ट विच इज इन माई हैंड। Is it falling down? No. Why no? Because it is at its local minimum. मतलब इस पॉइंट पे उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, पर ये लोकल मिनिमम है। लोकल क्यों? जैसे इसको मैंने मेरे हाथ से थोड़ा आगे किया और छोड़ दिया, क्या होगा? It falls down on the floor and stays there. क्यों? क्योंकि अब वो
वो लोकल मिनिमा बन गया। वो पॉइंट लोअर पोटेंशियल एनर्जी का, ये पॉइंट हायर पोटेंशियल एनर्जी का था। अब इसी को खिड़की के बाहर छोड़ता हूँ, इट गोज एंड टचेस ग्राउंड एंड रिमेन्स देयर, क्योंकि अब वो पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी वहां पे और भी कम है, दैट इज अनदर लोकल मिनिमा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में, किसी भी कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिक्स में स्टेबल तब होता है जब उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, मिनिमम। क्या हो, मिनिमम। और तो इधर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी था, इसलिए तो स्टेबल हो गया ना, इसलिए तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोल दिया, बराबर। इट बिकम्स अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब तब तक ये रोटेट नहीं होगा, कब तक रोटेट नहीं होगा, जब तक मैं इससे भी स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं लगाता, इससे भी स्ट्रॉन्ग फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लगाता। क्योंकि अगर मैंने स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा दी उल्टी, तो अब एक फील्ड के लिए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, दूसरे के लिए स्टेबल नहीं है, तो दूसरा फील्ड इसको रोटेट करेगा वापस। गुड। तो ठीक है, जस्ट कीप दैट इन माइंड। अब आ जाते हैं हम लोग मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ मेरे को, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए थीटा क्या होगा, 180। तो थीटा विल बी 180, थीटा विल बी 180 ईयर। थीटा 180 मतलब cos थीटा इज -1, cos थीटा इज -1 मतलब तुम्हारा जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया वो -p इंटू -1 क्या हो गया, +p। इसका मतलब पता है क्या हुआ, अब उल्टा हो गया, अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ है और नेगेटिव वहाँ है, मतलब नेगेटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, पॉजिटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव। इट इज द मोस्ट अनस्टेबल सिचुएशन, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम है, तो उसको बोलते हो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको, अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पक्का पक्का, श्योर श्योर। यहाँ भी सेम होगा फिर, यहाँ पे डाइपोल व्हेन द एंगल इज 180 with respect to magnetic field, तो cos of theta becomes -1, you get potential energy as mu b. This is also unstable equilibrium, unstable equilibrium। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का, गुड। सो दिस वाज ऑल अबाउट magnetic potential energy of a dipole in an external uniform magnetic field। अब अगला टॉपिक, यू नो व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक। मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे दो टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत सेम दिखते हैं, होते नहीं है। एक में आप फाइंड करते हो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट, ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, magnetic force on a wire carrying a current, carrying a current, this is right, all good। बराबर। और एक बात था मैंने आपको कि जब वायर में से करंट पास हो, वायर में से क्या पास हो, करंट, तो वो वायर खुद क्या जनरेट करता है, क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगला टॉपिक वही है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट, जिसको तुम बोलते हो बायोट-सावर्ट लॉ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट, magnetic field due to electric current, magnetic field due to electric current। Good, right? Magnetic field due to electric current, which is called as Biot-Savart law। अब ये Biot-Savart law, first of all you should know, बायोट-सावर्ट लॉ तुमको पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं बताता, मतलब पूरे वायर में से जो टोटल करंट है उसका मैग्नेटिक फील्ड तुमको ये नहीं बताता है, तुमको ये बताता है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर। तो हमारे पास एक आर्बिट्री शेप वायर है, मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ। वी हैव अ आर्बिट्री शेप वायर, रैंडम शेप वायर, इसमें से करंट पास हो रहा है, यू हैव करंट थ्रू दिस। इसको तुम स्मॉल स्मॉल लेंथ एलिमेंट में डिवाइड कर लेते हो, उसमें से एक लेंथ एलिमेंट है डीएल। इस डीएल में से जब करंट पास होगा आई, स्टेडी करंट पास होगा आई, तो ये जो एलिमेंट है ये अपने सराउंडिंग में प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एट सम पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिमेंट। रिमेंबर, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ एलिमेंट। तो ये आपका एलिमेंट था, दिस इज योर एलिमेंट डीएल, लेंथ एलिमेंट। तो लेंथ एलिमेंट और जो लाइन तुमने ड्रॉ की सेंटर से लेके उस पॉइंट तक, इसमें जो एंगल बना वो एंगल कितना है, थीटा। कितना है, थीटा। गुड, पक्का पक्का, राइट। तो रिमेंबर बायोट-सावर्ट लॉ गिव्स यू व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ।
उसमें से करंट पास हो रहा है ऑफ कोर्स। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को भी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते थे, शॉर्टकट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड को तुम मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हो। सो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन कहाँ पे? एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट, स्टडी करंट पासिंग थ्रू स्मॉल एलिमेंट इस 4 पैरामीटर पर डिपेंड करता है। 3 पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, 1 पे इनवर्सली करता है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा फील्ड, so it is directly proportional to current flowing through the element. Number 2, it is directly proportional to length of the element. Number 3, it is directly proportional to sine of angle theta, sine of angle between the line drawn from center of the element to the point and the element, मतलब sin theta पे डिपेंड करता है, and inversely proportional to square of distance to the point. तो 4 पैरामीटर पे डिपेंड करता है, बहुत सिंपल है। तो बायोट-सावर्ट लॉ गिव्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन बाद में ऐड करेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू a small length element carrying a current at a point. of course इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हो, तुम किसी एक पॉइंट पे कैलकुलेट करते हो, थोड़ा नोट्स में लिखने का तरीका या बुक्स में अलग होता है, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। The magnitude of magnetic induction at a point मैंने लिख दिया, due to small length element carrying current is depends on 4 parameters. Is number 1 directly proportional to the length of the element, जितना एलिमेंट का लेंथ ज्यादा होगा उतना ही मैग्नेटिक इंडक्शन ज्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the magnitude of current, directly proportional to the magnitude of current, magnitude of electric current, directly proportional to sine of, इसके एप्लीकेशंस बहुत अच्छे हैं, इसमें बहुत मैथ्स भी लगेगा आपको, आगे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये पता होगा तो अगला समझेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसको प्रोपोर्शनल है टू साइन ऑफ, किसका साइन, साइन ऑफ एंगल, कौन सा एंगल, साइन ऑफ एंगल बिटवीन द एलिमेंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग the center of the element, line joining the center of the element and the point, जिस पॉइंट पे तुम फील्ड फाइंड कर रहे हो वहां तक वो लाइन जा रही है, एंड द पॉइंट, सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का जो लाइन है उसमें और लेंथ एलिमेंट में जो एंगल बना थीटा, रिमेंबर ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगला टॉपिक ही देखोगे फिर ये नहीं पता होगा तो गए काम से। तो जिस पॉइंट पे तुमको फील्ड फाइंड करना है वहां से एलिमेंट के सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, वो लाइन ने एलिमेंट के साथ जितना एंगल बनाया वो एंगल, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ दैट एंगल, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू square of the distance मतलब बेसिकली ये 4 पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो इंडक्शन इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एलिमेंट, इंडक्शन इज प्रोपोर्शनल टू करंट, इंडक्शन इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल, एंड इंडक्शन इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सबको कंबाइन कर लेता हूँ तो B इज प्रोपोर्शनल टू, और बाय द वे क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि हमको बायोट-सावर्ट लॉ बताता है मैग्नेटिक फील्ड ओनली ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी तो स्मॉल होगी ना फिर,
तो dv and dv proportional to I dl sin theta by r square. So you have dv equals to mu 0 by 4 pi, where mu 0 by 4 pi is constant of proportionality. तो इसकी वैल्यू होती है 10 raised to -7 SI यूनिट्स में, 10 raised to -7 in SI units. What is the value of this in CGS units? The constant of proportionality की वैल्यू CGS यूनिट में कितनी आती है? देखो लिखा होगा उधर, लिखा होगा नोट्स में, लिखा होगा, चेक कर लो एक बार, एग्जाम में काम में आता है। नहीं लिखा होगा तो कोई बात नहीं, लिखा है क्या? तो नहीं लिखा, ऐसा लिखा होगा कि ये वैल्यू, इसको k बोला होगा, फिर बोला होगा k इक्वल्स टू म्यू 0 बाई 4 पाई इन SI यूनिट्स। क्योंकि ये जो k की वैल्यू होती है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। नंबर 1 सिस्टम ऑफ यूनिट्स, नंबर 2 सराउंडिंग मीडियम। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, याद रखो, जो तुम 11 में लॉज ऑफ मोशन में सीखते हो, तुमने लॉज ऑफ मोशन में सिर्फ 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस को तुमने लिखा था, और तुमने लिखा था प्रॉपर्टीज। उसमें प्रॉपर्टी तुमने ये भी लिखी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में तुमने लिखा था दीज फोर्सेस डिपेंड ऑन द इंटरवेनिंग मीडियम। दो चार्जेस के या दो करंट के, दो वायर के बीच में मीडियम क्या है? इज इट एयर? फोर्स इज डिफरेंट। इफ इट इज लेट अस से वाटर, फोर्स इज डिफरेंट। तो रिमेंबर, ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड इंटरवेनिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम। और इसकी वैल्यू हो जाती है 1 इन सीरियस यूनिट इफ सराउंडिंग मीडियम इज एयर। म्यू 0 बाई 4 पाई की वैल्यू 1 हो जाती है इन सीरियस यूनिट एंड सराउंडिंग मीडियम एज एयर। तो एनीवेज हम लोग लिख लेंगे ऐसा यूनिट्स में, इट इज म्यू 0 बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये हो गया आपका बायोट-सावर्ट लॉ इन स्केलर फॉर्म। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था, वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है, तो तुमको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यू शुड नो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड विच लॉ टेल्स अस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तुमको ये भी मैंने 11 में बताया हुआ है, आई हैव टोल्ड यू दिस। राइट हैंड थंब रूल, right hand thumb rule. Imagine the wire to be held in your right hand such that thumb is outstretched and fingers are curled. If thumb gives you direction of current, then fingers give you direction of magnetic field. तो यहाँ पे direction of magnetic field is given by thumb rule, वो देखेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल तो वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ। dv bar equals to mu 0 by 4 pi I dl bar क्रॉस r bar, dl bar क्रॉस r bar, बराबर? नहीं नहीं, ठीक है। क्या था, याद है क्या था इक्वेशन? क्या था? आई डी एल साइन थीटा अपॉन क्या था? आर स्क्वायर, था कि नहीं? ऐसा इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है ना? यस। प्रॉब्लम ये है, अभी आपके स्टेज में प्रॉब्लम है, हायर फिजिक्स में प्रॉब्लम ही नहीं है ये, क्योंकि हायर फिजिक्स में करंट को भी हम वेक्टर बना देते हैं। पर आपको करंट को वेक्टर बना दिया तो फिर कंफ्यूजन होगा, तो करंट को वेक्टर मत बनाओ। तो तुम्हारे पास ऊपर सिर्फ एक ही वेक्टर है, लेंथ एलिमेंट, तो वेक्टर फॉर्म लिखोगे कैसे? तो हमको और एक वेक्टर चाहिए, तो हम क्या करते हैं पता है? आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। ये आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो नीचे क्या बन गया? आर क्यूब। क्या बन गया? आर क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब आर हो गया वेक्टर विच स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिमेंट एंड गोज टू द पॉइंट, तो ये आर बन गया वेक्टर तुम्हारा, आर बार। अब इसको वेक्टर फॉर्म में जब लिखने जाओगे, वेक्टर फॉर्म में जब लिखोगे तो तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, डी बी बार इक्वल्स टू म्यू 0 बाय 4 पाई आई, बाहर रखो, डी एल बार क्रॉस आर बार, क्योंकि डी एल बार क्रॉस आर बार इज डी एल आर साइन थीटा, और नीचे लिखोगे आर क्यूब। तो बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग आर क्यूब। आर क्यूब सिर्फ तब आता है जब तुम ऊपर आर एडजस्ट करते हो, नहीं तो नहीं आता है, नहीं तो आर स्क्वायर रहता है। इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त टेक अ पीस ऑफ एडवाइस, कभी भी वेक्टर फॉर्म डायरेक्टली मत लिखो, स्टार्ट विद स्केलर फॉर्म। जब जरूरत पड़ेगा तब वेक्टर बनाएंगे, नहीं तो तुम आर क्यूब लिख दिए ना गलती से और ऊपर आर लिखना भूल गए तो गए, आंसर गया तुम्हारा। गुड, इज दैट क्लियर? पक्का? श्योर?
सो दिस इज ऑल अबाउट बायोट-सावर्ट लॉ. बायोट-सावर्ट लॉ के हमको एप्लीकेशन चाहिए. एंड बिफोर वी मूव टू द एप्लीकेशन, इफ यू वांट तुम चाहो तो तुम मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स निकाल सकते हो इफ यू वांट. सो विल मूव टू द एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ. पहला ही एप्लीकेशन आपको दिया हुआ है, दिया है ना, करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर. तो एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ में पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर. तो एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बायोट-सावर्ट लॉ तुम देखोगे, बायोट-सावर्ट लॉ यूज करके हम एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे एट अ पॉइंट. फिर आगे आएगा एक टॉपिक विच इज कॉल्ड एज एम्पियर्स लॉ. वो इसी डेरिवेशन को आधे स्टेप्स में खत्म कर देगा. तो तुमको लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. अभी फिलहाल, अच्छा ये भी ध्यान दो, अभी बोर्ड्स में प्रॉब्लम हो जाता है. बोर्ड्स में बोलते हैं डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और आगे मेंशन किया होता है यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ. तो यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ ही, नहीं तो मार्क्स 0 मिल जाएंगे. अगर बोला है यूजिंग एम्पियर्स लॉ तो यूजिंग एम्पियर्स लॉ. गुड. एम्पियर्स लॉ आगे आएगा तुमको, तो बी केयरफुल विद दिस. तो नंबर 1 वी वांट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू current carrying infinitely long wire. इसी को आपके नोट्स में, बुक्स में शॉर्टकट में लिखते हैं लॉन्ग स्ट्रेट वायर. लिखा है ना, करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिखा होगा, सेम ही चीज़ है. गुड. अब ऐसा है हमारे पास, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे भी मैथ्स इन्वॉल्व होने वाला है, इंटीग्रेशंस करने पड़ेंगे, तुमको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, आंसर कभी आएगा नहीं तुम्हारा. हमारे पास एक इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो यू हैव अ इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर. एंड रिमेंबर बायोट-सावर्ट लॉ, इन्फिनिटली लॉन्ग बोल रहे हो तो चलो लिमिट्स भी डाल देते हैं. इट गोज फ्रॉम -infinity टू +infinity. बट remember बायोट-सावर्ट लॉ gives you magnetic induction only due to a length element. It does not give you for the full wire. तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस वायर को डिवाइड कर लेते हैं इन स्मॉल लेंथ एलिमेंट. उसमें से एक लेंथ एलिमेंट मैं कहीं तो ले लेता हूँ, डी है. और ये जो लेंथ एलिमेंट है, ये ओरिजिन से, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है. रिमेंबर दिस डिस्टेंस इज स्मॉल आर. हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक इंडक्शन एट सम पॉइंट पी. अब प्रॉब्लम क्या है कि ये पी पॉइंट का डिस्टेंस मैं कहाँ से मेजर करूँ. तो वायर लॉन्ग स्ट्रेट है, यहाँ से करूँ कि यहाँ से करूँ कि यहाँ से करूँ, तो हम लोग करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर. परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. दिख भी रहा है तुमको, एंगल 90 बन रहा है, और इस डिस्टेंस को बोलते हैं कैपिटल आर. नोटेशन के साथ यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. स्मॉल आर इज द डिस्टेंस. चलो स्मॉल आर भी छोड़ दो, इसको मैं कुछ और नाम दे देता हूँ, फॉरगेट अबाउट दिस, इसको एल बोल देता हूँ, फिर कंफ्यूजन होगा नहीं तो आप एल बोल दिया. तो आई एम जस्ट कीपिंग द नोटेशन सेम विथ योर नोट्स. तो नोट्स में जो नोटेशन है वही नोटेशन है यहाँ पे, सेम. गुड. What is R? R is the distance of point P, perpendicular distance of point P. Perpendicular distance of point P, capital R, from the wire. और तुम मैग्नेटिक इंडक्शन कहाँ फाइंड कर रहे हो? P पॉइंट पे करना है तुमको. कहाँ करना है? P पे. क्या यूज करने वाले हो? बायोट-सावर्ट लॉ. प्रॉब्लम क्या है? बायोट-सावर्ट लॉ तुमको पूरे वायर का एक साथ बताता ही नहीं है. वो क्या बताता है? स्मॉल एलिमेंट. अब ऐसा है कि इस वायर में था करंट, क्योंकि करंट के बिना फील्ड तो प्रोड्यूस होने वाला नहीं है. अब जब ये करंट जा रहा है, let us say it is going from top to bottom, bottom to top. तो जब ये करंट इस एलिमेंट में से पास होगा, ये एलिमेंट P पॉइंट पे है, इट इज एट सम पॉइंट P. तो ये P तो यहाँ था, चलो छोड़ दो, सम पॉइंट, एनी पॉइंट, आई डोंट नो, व्हाटएवर इट इज. तो जब इसमें से करंट पास होगा तो वो करंट क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड. कहाँ प्रोड्यूस करेगा? सराउंडिंग स्पेस, हर जगह पे. लेकिन तुमको फील्ड कहाँ फाइंड करना है? P. फिर मैंने तुमको क्या बोला था? मैं तुमको बोला था कि जिस पॉइंट पे तुमको फील्ड फाइंड करना है, वहां से सेंटर ऑफ द एलिमेंट तक एक लाइन ड्रॉ कर लेना, इसको बोल देना R. दिस इज R. और जो एलिमेंट है तुम्हारा, एलिमेंट और इस लाइन में जो एंगल बना, ये एंगल थीटा है. डू नॉट कंफ्यूज दिस विथ दिस एंगल थीटा. दिस इज नॉट थीटा, दैट इज
180 माइनस थीटा, क्योंकि वो तुमने एंगल गलत लिखा तो गए। तो रिमेंबर दिस। है तो क्लियर? सिचुएशन था, हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। इन्फिनाइट में बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इंटीग्रेट करना पड़ेगा तुमको। अब हमारे पास we have an infinitely long straight wire carrying a steady current I. We want to find out what is magnetic induction at point P, which is at a perpendicular distance of r from the wire. Let us assume the wire to be made up of large number of length elements, each of length dl. Consider one such element dl. The distance of this element from the point P is r, right? And the distance of the element from the center of the wire is l. Is that clear? हाँ कि ना? Yes. According to Biot-Savart law, according to Biot-Savart law, मैं थोड़ा मेथड ऑफ डेरिवेशन अलग रखने वाला हूँ कंपेयर टू टेक्स्ट बुक, बिकॉज आई डोंट लाइक द वे डू इट दे डू इट, सो आई विल डू इट माई ओन मेथड। और तुमने सीखा भी है मैथ्स, तुमको मैथ्स पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, यू नो व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। मैग्नेटिक इंडक्शन due to small length element is dB equals to क्या था, म्यू 0 बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, बराबर? पक्का पक्का। अब एक काम करते हैं, इस पूरे वायर को हम इमेजिन कर लेते हैं दो पार्ट में, अपर हाफ लोअर हाफ। सो लेट अस इमेजिन the wire to be made up of two parts. This is upper half of the wire, this is lower half of the wire. Correct? अब क्योंकि इन्फिनाइट वायर है तो सेंटर से ऊपर जितना लेंथ है सेंटर के नीचे भी उतना लेंथ है। इसका मतलब क्या होता है, जितना मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन अपर पार्ट से आ रहा है उतना लोअर पार्ट से आएगा। तो मैं एक काम करूंगा, मैं सिर्फ अपर पार्ट का कैलकुलेट करके 2 टाइम्स कर दूंगा ना। यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो इमेजिन द वायर टू बी मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। हाँ, तो इमेजिन द वायर टू बी मेड अप ऑफ वायर टू बी डिवाइडेड, ऐसा बोल देते हैं, टू बी डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट्स। upper segment goes from 0 to infinity and lower segment is from minus infinity to 0. So minus infinity to 0, 0 to infinity. Therefore total induction at point P will be, total induction will be induction due to upper part plus lower part. लेकिन सिचुएशन सिमेट्रिक है, सो बिकॉज ऑफ सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री, और आपको फुल मार्क्स मिलने चाहिए, ये जो हम लोग कर रहे हैं उसका, नो वन कैन टेल यू कि नहीं मिलेगा। इफ द फाइनल फॉर्मूला इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यू हैव देयरफॉर यू हैव टोटल इंडक्शन एज सिमेट्रिक सिचुएशन है, ड्यू टू सिमेट्री अपर हाफ और लोअर हाफ का कंट्रीब्यूशन सेम आने वाला है। तो यू हैव बी अपर प्लस बी अपर, so therefore you have 2 times of B upper, equation number 1. But what is the magnetic field from upper part? अब अभी तक तो तुमने सिर्फ अभी एक एलिमेंट का फाइंड किया है। अपर पार्ट में कैसे एक एलिमेंट था क्या? नहीं बहुत सारे थे ना। तो तुम क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, कहां से कहां तक करोगे, 0 से इन्फिनिटी तक करोगे। 0 से इन्फिनिटी, रिमेंबर दिस। गुड। तो therefore you have B upper 0 to infinity. What is dB? म्यू 0 बाय 4 पाई, क्या था, आई डी एल, यस, साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब मैथमेटिक्स किसी भी चीज को कांस्टेंट समझ के इंटीग्रेशन के बाहर मत रखना। यू विल हैव टू थिंक व्हाट इज कांस्टेंट। आई कांस्टेंट है, यस, क्योंकि स्टेडी करंट है। म्यू 0 बाय 4 पाई कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ही है, वो तो कांस्टेंट ही है। डीएल कांस्टेंट है, यस, क्योंकि हम लोगों ने सारे के सारे एलिमेंट सेम लेंथ के लिए है। मैंने इसलिए पहले ही स्पेसिफाई कर दिया था, लेट अस इमेजिन द वायर टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ईच ऑफ लेंथ डीएल। सबका लेंथ सेम था, जब सबका लेंथ सेम था तो डीएल की वैल्यू क्या है, सेम है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि तुम कोई भी एलिमेंट ले रहे हो, लेंथ इज सेम, तो डीएल इज कांस्टेंट। साइन थीटा इज नॉट कांस्टेंट।
इट इज नॉट कांस्टेंट। क्यों नहीं कांस्टेंट, बताता हूँ। इमेजिन करोगे तो समझेगा। चलो, इधर की जगह पे इधर एलिमेंट लिया होता। हम्म तो जब यहाँ एलिमेंट लिया होता तुमने, तो तुम देख रहे हो एंगल चेंज हुआ क्या? यस। तुम अगर ये एलिमेंट और पास में लेते तो एंगल चेंज होगा। यस। गुड। तो थीटा कांस्टेंट नहीं है, थीटा कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि थीटा कांस्टेंट नहीं है तो साइन थीटा कांस्टेंट नहीं है, तो उसको बाहर निकालना नहीं। ओके, बराबर। अब इशू है तुम भाई इंटीग्रेट किस पे कर रहे हो फिर? ऑन व्हाट पैरामीटर आर यू इंटीग्रेटिंग? थीटा पे कर रहे हो, किस पे कर रहे हो? लेंथ पे कर रहे हो। कहाँ किस पे कर रहे हो? लेंथ पे कर रहे हो। तो यहाँ तो फिर तुमने तो लेंथ एलिमेंट ही बाहर निकाल दिया। मैंने इसलिए बोला ये मैथ्स है, आप बिना सोचे समझे कुछ भी ऐसा बाहर मत निकाल देना। तुम जब इंटीग्रेटेड लेंथ एलिमेंट पे कर रहे हो और तुमने बोला डीएल तो कांस्टेंट है, डीएल कांस्टेंट है, तो उसको निकाल दिए बाहर, इसको वापस रखो अंदर। देखते हैं अभी, अभी आएगा, रुको, आएगा। तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन ही बाहर चला गया, तो डू नॉट डू दैट। गुड। टेल मी व्हाट इज sin theta from diagram? If you see, what is this angle? 180 minus theta, which is pi minus theta, बराबर, right? What is sin of 180 minus theta from diagram? From figure, what do you see? Sin of 180 minus theta क्या आएगा डायग्राम से? Opposite side upon hypotenuse. What is opposite side? R, capital R. What is hypotenuse? Small r. It is capital R by small r. But you know what is sin of 180 minus theta? Sin theta. It is sin theta. Okay. But sin of 180 minus theta is equal to sin theta. So therefore you will have sin theta equals to r by r. और ये तुम सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन नंबर 2 में। सो देयरफॉर फ्रॉम 2 एंड 3, from 2 and 3 you have upper part का magnetic field as mu 0 by 4 pi I integration 0 to infinity किया ना इंटीग्रेट, 0 to infinity sin थीटा, sin थीटा कैपिटल R by स्मॉल r, और नीचे एक r पहले से था तो क्या हो गया r क्यूब, और साथ में कौन है? dl, बराबर। नाउ लुक एट द डायग्राम अगेन from figure again you see this is hypotenuse, तो क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यू हैव स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यू हैव आर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, मतलब रेज टू हाफ। तुमको आर क्यूब चाहिए, तुमको आर क्यूब चाहिए, तो यू वांट टू हैव आर क्यूब, तो यू वांट टू हैव आर क्यूब, तो आर क्यूब इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2, रेज टू 3/2, बराबर। गुड गुड गुड। Substitute this here, so you have upper part का field as mu 0 by 4 pi I 0 to infinity r upon r square plus l square raised to 3/2 dl। आ गया l? yes, आया ना l? आ गया ना? गुड, राइट। दिस इज a standard integral, और जब तुम इसको 0 से इन्फिनिटी लिमिट्स में इवेल्युएट करते हो तो इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू आता है 1/r। कितना आता है? 1/r, है ना? पक्का 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 कि 2/r कि 1/2r? व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड इंटीग्रल? स्टैंडर्ड इंटीग्रल, स्टैंडर्ड इंटीग्रल, वो स्टैंडर्ड इंटीग्रल पता है आपको? नहीं? हाउ डू यू इवेल्युएट सच इंटीग्रल्स? Substitution. What substitution? L equal to नो, थोड़ा चेक करो मैथ्स। ऐसा भी एक कुछ है जहां तक मेरे को याद आ रहा है, मैं तो तुमको डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू टेक ट्रबल फॉर यू, खुद कर लो। पर तुम, मेरे को जहां तक याद आ रहा है ऐसा कुछ था कि जो नीचे फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट करना पड़ता है, ऐसा कुछ एक
स्टैंडर्ड इंटीग्रल है? मुझे तो 6 साल हो गए पढ़ के, अभी मेरे को नहीं याद। हाँ मतलब याद है, मैं बताऊंगा नहीं। I know how to evaluate, but I'll not tell you because you have to do this. You are going to give exam next few months. इसको evaluate करोगे तो तुमको मिल जाता है, वो मिल जाता है 1/r। लिमिट्स अप्लाई करने के बाद, आफ्टर यू यूज स्टैंडर्ड इंटीग्रल या फिर मेक इट स्टैंडर्ड इंटीग्रल, कैलकुलेट एंड सब्स्टिट्यूट लिमिट, यू गेट 1/r। आता है वो। और आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आज जाके करो सॉल्व उसको। ये हो गया आपका, दिस इज जस्ट द अपर पार्ट का कंट्रीब्यूशन। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 4, 1 will give you total contribution, total magnetic field. So therefore you have from 1 and 4, from equation number 1 and 4, total magnetic induction due to long straight wire is 2 times of upper part, तो 2 times of mu 0 by 4 pi I by r। गुड। तो आ गया क्या ऐसा, म्यू 0 by 4 pi 2i by r है ना? ये आना चाहिए आंसर, तो यही है। दिस इज व्हाट यू शुड गेट। बराबर, गुड। ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड है एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r फ्रॉम द वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर का पूरा। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर ऐसा बोला होता क्वेश्चन में सेमी इनफिनाइट वायर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी इनफिनाइट वायर? हाफ, या तो 0 से इंफिनिटी या तो -infinity से 0, तो इसका आधा, इसका आधा। तो फॉर अ सेमी इनफिनाइट वायर, फॉर अ सेमी infinite wire you have magnetic field, let us say b dash, half of this, so it is mu 0 by 4 pi I by r। सिंपल गुड, एक्सट्रीमली सिंपल। तो मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, पूरा अप्रोच वापस समझ लो अच्छे से। इट इज़ वेरी सिंपल बट यू विल हैव टू पे अटेंशन, थोड़ा फास्ट रहेगा अभी बिकॉज वी आर रिवाइजिंग इट। वी हैव अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, कितना लॉन्ग? इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। तो वी हैव अ इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, इसमें से एक स्टेडी करंट पास हो रहा है I, तो I is a steady current which is passing through this. The wire extends from -infinity to +infinity. We want to find out what is the magnetic induction due to this wire at point P at a perpendicular distance of r। तो क्योंकि हमको बायोट सावर्ट लॉ यूज करना है, तो अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ यू कैन नॉट फाइंड आउट व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू वायर एक साथ, डायरेक्टली नहीं मिलेगा तुमको। तो क्या करोगे, इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करोगे, उसमें से एक एलिमेंट ले लोगे एट सम पॉइंट ऑफ लेंथ dl, और ये जो एलिमेंट तुमने लिया इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज l, करेक्ट। और फिर जिस पॉइंट पे तुमको इंडक्शन फाइंड करना है उस पॉइंट से इसके सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। फिर ये जो लेंथ एलिमेंट है, लेंथ एलिमेंट ने इस के साथ कितना एंगल बनाया? थीटा। तो ये एंगल कितना हो गया? 180 माइनस थीटा। बराबर। हमको फाइंड करना था व्हाट इज द टोटल इंडक्शन एट पॉइंट P, क्योंकि करंट पास होगा तो नीचे से लेके तो ऊपर के पार्ट तक पास होगा, तो हर एक पार्ट में जब पास होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। लास्ट बट वन बेंच, तुम्हारा हर दिन पता नहीं तुम कौन से ख्यालों में रहते हो। अभी देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस एज में इस मोमेंट पे तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ख्याल सिर्फ साइंस के होने चाहिए। बाकी टेंशन लेने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स है, डोंट वरी अबाउट दिस। आने वाले 6 महीने विल डिसाइड योर फ्यूचर। तो मज़ा तो इसमें आता है, वो क्या है 1 + 1 = 2 करके करोगे क्या? दुनिया को आता है 1 + 1 = 2। यू स्टैंड आउट, यू बिकम सक्सेसफुल बिकॉज यू हैव एक्स्ट्रा स्किल्स। लाइफ इज नथिंग बट डेवलपिंग योर ओन स्किल्स। गुड, ध्यान दे दो, तुम नीट भी प्रिपेयर करो तो भी लगने वाला है। गुड। तो अभी हमको फाइंड करना था टोटल मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन बायोट सावर्ट लॉ हमको बताता है सिर्फ एक एलिमेंट का, छोटे से एलिमेंट का, वो होता है म्यू 0 by 4 pi I dl sin थीटा by r²। तो टोटल इंडक्शन होगा, इंडक्शन फ्रॉम अपर पार्ट प्लस लोअर पार्ट, क्योंकि मैंने वायर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक था अपर पार्ट, एक था लोअर पार्ट। तो दोनों अपने अपने फील्ड्स कंट्रीब्यूट करेंगे एट पॉइंट P। तो क्योंकि सिमेट्रिक सिचुएशन है तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट का फील्ड होता है सेम, तो ये हो जाता है 2 times ऑफ अपर पार्ट। अब अपर पार्ट का फील्ड निकालना है
So it is integration from 0 to infinity dv. Good. So you have b equals to upper part कहाँ b upper part 0 to infinity dv is mu 0 by 4 pi I dl sin theta by r square. Good. So therefore you have b upper equal to mu 0 by 4 pi I outside, dl not outside, dl inside. What is sin theta? Sin theta के लिए तुमने क्या किया? तुमने पहले तो बोला कि sin of 180 minus theta is equal to opposite side upon hypotenuse, but this itself is sin theta. तो कैपिटल R बाय स्मॉल r, ये बन गया कैपिटल R, और ये स्मॉल r तो r क्यूब. इसमें से तुम कैपिटल R को बाहर रखो अंदर रखो, डजंट मैटर. मैंने इसलिए बोला इंटीग्रेशन पता होना चाहिए. तुम कैपिटल आर को बाहर लेके जा सकते थे, फिर जो तुम्हारा इंटीग्रल था वो 1/r² है, एक आर कैंसिल हो गया. गुड. तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल नहीं आता तो दूसरा तरीका होता है. गुड. इसको आर को तुम बाहर लिख सकते हो क्योंकि वो तो आर कांस्टेंट है ना, और ये तुम्हारा स्मॉल आर क्यूब क्या है बताया था मैंने अभी, r² प्लस l² कैपिटल R² प्लस l² रेज टू 3/2. इसका इंटीग्रल 1/r² होता है और वो एक आर कैंसिल हो जाता है. तो ओवरऑल दिस इज mu 0 by 4 pi I by r. Good. Then total field is 2 times of upper part, so it is mu 0 by 4 pi I और 2 साथ में है तो 2 I by r. This is for complete wire. सेमी इन्फिनिट होगा तो इसका आधा कर लेना, मतलब 2 छोड़ देना. Right? Good. So this is all about finding out magnetic field due to long straight wire. अगला टॉपिक तुम्हारा, एक्चुअली इन्होंने सीक्वेंस थोड़ा सा अलग कर दिया. अगला टॉपिक होना चाहिए था आइडियली, अगला टॉपिक होना चाहिए था मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ वायर. ऐसा होना चाहिए था. इन्होंने क्या दे दिया? आई थिंक इन्होंने दिया है फोर्स बिटवीन 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स, ऐसा दिया है ना. तो ठीक है, अभी जो सीक्वेंस है आपका उसी से कंटिन्यू कर लेते हैं, कोई बात नहीं. फिर वापस उल्टा अच्छा है, कल एक बार और रिवाइज हो जाएगा आपका बायो-सावर्ट लॉ. गुड, क्योंकि वो टॉपिक तो कल होगा. आप तो फोर्स बिटवीन 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर, जैसा ही बोला ना. फोर्स, कौन सा फोर्स? ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो तो मैग्नेटिक फोर्स की बात होगी ना. फोर्स बिटवीन 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स, फोर्स बिटवीन 2 long parallel wires. वेरी गुड कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. हाँ, अभी तुमको थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही इमेजिन करके मैग्नेटोस्टैटिक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक करंट से साथ कनेक्ट करना पड़ेगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था? हमारे पास 2 चार्जेस थे, स्टैटिक चार्जेस थे, एट रेस्ट थे. एक चार्ज के फील्ड में दूसरा आ गया तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है. लेकिन रिमेंबर, एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन. एक के फील्ड में दूसरा है तो दूसरा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो दूसरे के फील्ड में पहला भी है. तो सिमिलरली जब चार्जेस मूव होते हैं और हमारे पास अगर 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स है एंड इफ दे आर कैरिंग करंट, तो रिमेंबर बोथ ऑफ देम आर प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड्स एंड बोथ ऑफ देम आर आल्सो इन मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ ईच अदर. सो व्हेन यू हैव 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स placed near to each other carrying steady current I, both of them produce their magnetic field and they are also in the magnetic fields of each other and hence they exert force on each other. और इसमें 2 केसेस बनेंगे. हम लोग एक केस डिराइव करेंगे, दूसरा सिर्फ विद एनालॉजी लिख देंगे, डोंट वरी. गुड. तो सबसे पहले द बेसिक आइडिया शुड बी क्लियर. व्हेन 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स carrying currents are placed near each other, then what? Then they produce magnetic fields and are also in the magnetic fields of each other.
in the magnetic fields of each other, and hence exert forces on each other, and hence exert forces. क्योंकि जब आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो एक्सटर्नल फील्ड में तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स। कौन सा फोर्स? बिल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा। तो अभी इसमें दो केसेस कौन से बनते हैं? दो केसेस ऐसे बनते हैं कि हो सकता है कि आपके पास अनलाइक करंट्स हो, अनलाइक और लाइक। अनलाइक मतलब अपोजिट डायरेक्शन और लाइक मतलब सेम डायरेक्शन। तो वी विल डिराइव ओनली फॉर वन, वी विल डिराइव लेट अस से फॉर लाइक करंट्स। लाइक करंट्स is currents in the same direction, like currents, that is currents in the same direction, in the same direction। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, तो ध्यान दोगे तो फिर घर पे जाके रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है, इट्स टू सिंपल। तो व्हाट डू वी हैव इज, वी हैव टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स। एक ये वायर हो गया, एक उसके बाजू में है वायर। और हमने बोला लाइक करंट्स मतलब दे हैव करंट्स इन द सेम डायरेक्शन। लेट अस से दिस इज I2 current, this is conductor number 2, and remember of course remember direction of magnetic field, right hand thumb rule। तो जब सेकेंड वायर की बात करोगे तो सेकेंड वायर में तुमको ऑफ कोर्स राइट हैंड थंब रूल करना है, तो थंब को आउट स्ट्रेच करो, फिंगर्स को कर्ल करो, थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर्स गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एट द लोकेशन ऑफ फर्स्ट वायर, जहाँ पे पहला वायर है उस लोकेशन पे फिंगर्स कहाँ आ रहे हैं? बाहर की तरफ, मतलब डॉट, मतलब द फील्ड हियर इज अ डॉट फील्ड कमिंग आउटसाइड फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो सेकेंड की जो फील्ड है एट द लोकेशन ऑफ फर्स्ट इज कमिंग आउटसाइड। तो जो पहला कंडक्टर है वो दूसरे की फील्ड में है। अब जो पहला कंडक्टर है खुद का भी तो फील्ड जनरेट कर रहा है ना। अगेन लाइक करंट्स थे तो डायरेक्शंस थे सेम, थंब आउटस्ट्रेच फिंगर्स कर्ल्ड एट द लोकेशन ऑफ 2, जहां पे सेकंड वायर है वहां पे फर्स्ट का फील्ड कहां पॉइंट कर रहा है? अंदर की तरफ, तो क्रॉस फील्ड है। ये बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा तुमको, बिकॉज गड़बड़ हो जाएगा अदरवाइज। यू हैव टू सी जहां पे सेकंड वायर है, सेकंड वायर इज टू द राइट, तो फिंगर्स आर पॉइंटिंग इनवर्ड्स। और सेकंड वायर के हिसाब से फील्ड इज कमिंग आउट। गुड, एनी कंफ्यूजन? Right hand thumb rule. Imagine the wire to be held in your right hand such that the thumb is outstretched and the fingers are curled. Curled मतलब गोल 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 गोल। अब गोल गोल में राइट साइड में देखोगे तो बाहर आता है, इधर अंदर जाता है। तो अगर पहले वायर का मैं फील्ड का सोचूं तो पहले वायर के उस साइड में फिंगर्स कहाँ पॉइंट कर रहे हैं? अंदर, तो क्रॉस होगा ना। और सेकेंड वायर का मैं सोचूं, सेकेंड वायर जो फील्ड जनरेट कर रहा है उसके राइट में तो अंदर है, लेकिन उसके लेफ्ट में क्या आएगा? बाहर आएगा ना। गुड, हाँ, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो तुमको समझ में नहीं आएगा कि अट्रैक्ट करते हैं कि रिपेल करते हैं। वैसे लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। लाइक करंट अट्रैक्ट करते हैं। तो जब तुम ऐसा करंट पास करोगे, और तुम प्रैक्टिकली कर भी सकते हो, कुछ नहीं, घर में जाओ, दो वायर के टुकड़े लो, दो सेल लो, कनेक्ट, पोलैरिटी सेम रखना। ऊपर पॉजिटिव तो इसको भी पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। तो यू विल सी जब करंट पास होने लगेगा ना, दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर, तो वायर्स विल बी नो मोर पैरेलल, दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर लाइक करंट्स, लाइक सेम डायरेक्शन, दे विल बी लाइक दैट। और अनलाइक में दे विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। गुड, वो क्यों होता है देखेंगे, पहले तो फोर्स निकाल लो। अब रिमेंबर, पहला दूसरे के फील्ड में है, दूसरा पहले के फील्ड में है, तो वायर वन, अच्छा बाय द वे दोनों का लेंथ सेम रखा है मैंने, दोनों का लेंथ को मैं सेम बोल देता हूँ, L। तो L1 एंड L2 एंड L आर द लेंथ ऑफ द बोथ वायर्स, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ वायर 1 एंड वायर 2, लेंथ सेम रखा है मैंने, क्योंकि लेंथ पे डिपेंड करता है ना, बिल साइन थीटा, फोर्स कितना लेंथ पे डिपेंड करेगा, L पे डिपेंड करेगा, लेंथ सेम रखा है। गुड, और ये सिंप्लिसिटी के रखा है। एग्जाम्पल जब लेंगे तो हम वायर का लेंथ चेंज कर देंगे। तो वायर 1 carries a steady current I1 and wire 2 carries a steady current I2, carries
अ करंट I2, करंट है वो, कैरीज करंट I1, करंट I2. Therefore, remember, wire 1 is in the magnetic field of 2, is in the magnetic field of 2, is in the magnetic field of wire 2, and vice versa. मतलब and wire 2 is in the magnetic field, is in the magnetic field of wire 1, of wire 1. अब तुमको ये पता होना चाहिए, नोटेशन आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट. F12 is force on 1 due to 2, force on 1 due to 2. पता नहीं टीचर को क्या क्या बनना पड़ेगा, थोड़े दिनों के बाद हमको डांस भी करना पड़ेगा यहाँ पे, to keep you awake, to keep you entertained, so that you don't sleep. F21 is force on 2 due to 1. Due to 1. बहुत प्रेशर वाला काम है, रिजल्ट नहीं आया तो सारा ब्लेम हमारे ऊपर आ जाता है. भैया तुम भी तो कुछ करो, तुमको तो करना चाहिए, टीचर का काम तो सिर्फ पढ़ाना है, हम तो पढ़ा के हर साल ही वही पढ़ाते हैं. गुड. एनीवेज, not to divert from the topic, let's talk about science only. F12 is force on 1 due to 2. The notations are important. Force on 1 due to 2. फोर्स किस पे लग रहा है? वायर 1 पे. कौन लगा रहा है? कौन लगा रहा है? क्यों लगा रहा है? क्योंकि पहला वायर दूसरे के फील्ड में था. पहला वायर किसके फील्ड में था? दूसरे. और नोटेशन ध्यान रखना, दोनों ध्यान रखना. अच्छा मुझे बताओ, डू यू रिमेंबर फोर्स ऑन अ वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा. डू यू रिमेंबर दिस? पक्का पक्का. अब मुझे बताओ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? 1. कौन कर रहा है? 1. क्यों कर रहा है? उसमें करंट है, उसका लेंथ है. क्यों कर रहा है? क्योंकि वो दूसरे के फील्ड में है. V2 I1 L1 sin थीटा. तो ये याद रखना पड़ेगा, नहीं तो गए 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 और गए. ओके. बट डू यू नो अभी तो हमने देखा था कि जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है वो फील्ड कितना प्रोड्यूस करता है? μ0/4π 2I/r. What is R? R is the point where you are finding out field. Let us say these two wires are separated by a distance a. A क्यों? क्योंकि मैंने वो शायद नोटेशन में A लिखा है, नोट्स में तो A लिखा है, तो A. चलो A, कोई बात नहीं, A. गुड. तो व्हाट इज ये फील्ड किसका है? किसका फील्ड है? सेकंड वायर का. चलो सेकंड का, फर्स्ट का किसी का भी हो. What is the field produced due to long straight wire? μ0/4π 2I distance. डिस्टेंस कितना लिखा मैंने यहाँ पे? A. R लिखना है, R लिख लो, क्या फर्क पड़ता है. गुड. पक्का सही है? हाँ कि ना? हाँ. तो सेकेंड वायर फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इधर I2 लिखना पड़ेगा क्योंकि वो फील्ड सेकेंड वायर ने प्रोड्यूस किया. बराबर. Therefore F12 equals to, what is B2? μ0/4π 2I2. ये मैं B2 लिख रहा हूँ अभी तक, अपॉन A. और बाहर कौन बैठा था? I1 L1 sin 90, क्योंकि थीटा 90. बोले थीटा 90 कहाँ से आ गया? ये जो साइन थीटा होता है, इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ एलिमेंट. मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ एलिमेंट. किसका मैग्नेटिक फील्ड? सेकंड का. सेकंड का कहाँ पे? फर्स्ट के लोकेशन पे. बराबर. सेकंड का फील्ड फर्स्ट के लोकेशन पे कहाँ आ रहा है? बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है. और लेंथ कैसा है? परपेंडिकुलर है ना. एंगल कितना? एंगल 90. तो थीटा कितना लिखेंगे? 90. तो साइन 91 हो गया. F12 इक्वल्स टू, बराबर बराबर करेक्ट है, μ0/4π 2I1 I2/A इंटू L1. और L1 को तो हमने L बोल दिया था, तो L. ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. सिमिलरली सेकेंड वायर, दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. यहाँ पे पैसे लिख के रखा. सेकेंड वायर भी क्या करेगा? फोर्स लगाएगा. व्हाट इज, सॉरी, सेकेंड वायर भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. व्हाट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1? फिर वही ट्रिक यूज करना. पहले तो लिख लेना व्हाट इज द फॉर्मूला. बिल साइन थीटा. फोर्स ऑन 2 कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? 2 क्योंकि उसमें करंट है, उसका लेंथ है. बराबर. किसकी वजह से कर रहा है? एक्सटर्नल फील्ड. वो किसने प्रोड्यूस किया? 1. फील्ड किसका है? पहले का है. फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? सेकंड वायर कर रहा है. व्हाट इज बी इन जनरल? μ0/4π 2I/A.
फील्ड किसने प्रोड्यूस किया? 1 ने, तो 1. So therefore you have F21 equals to B1 is mu 0 by 4 pi to I1 by A I2 L2 sin 90, क्योंकि थीटा 90 है. गुड, क्योंकि इसके लिए भी वैसा ही हो रहा है ना, सेम हो रहा है, सेम. फील्ड किसका? 1 का. कहाँ पे? सेकंड पे. लुक, 1 का फील्ड सेकंड पे कहाँ जा रहा है? अंदर. और लेंथ कैसा है? हाउ मच इज द एंगल? 90 90 sin 90, बराबर. हाँ, तो माइनस लिखो, कोई दिक्कत नहीं है. मैं तुमको बताता हूँ गड़बड़ क्या है, बताता हूँ. माइनस लिख सकते हो, 270 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डजंट मैटर. इफ यू वांट टू कॉल इट एज 270, कॉल इट एज 270. फिर राइट हैंड थंब रूल मत लगाना, दोनों में से एक. फोर्स निकालने के लिए, फोर्स निकालने के लिए दूसरा रूल है, राइट हैंड थंब रूल नहीं. देयर इज अनदर रूल, यू नो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तुमको बताता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स. अगर तुम यहाँ पे थीटा को 270 बोल रहे हो तो अच्छा है, मेरा काम कम कर दिया तुमने. याद रखो. लेकिन फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मत लगाना. तो तुम बोल दो, ठीक है, कोई बात नहीं. व्हाट इज साइन ऑफ 270? -1. लेकिन मैं तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ ना, मैं तो मॉड की बात कर रहा हूँ. तो मॉड लिखूंगा तो क्या आएगा? प्लस ही आएगा. फिर म्यू जीरो बाय 4 पाई टू I1 I2 बाई ए, और L2 तो L है, और साइन ऑफ 270 तो -1 था, लेकिन -1 को क्या बोल दिया हमने? +1, क्योंकि मॉड ले लिया, बराबर. तो इफ यू नोटिस मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज सेम. एक है एक्शन, एक है रिएक्शन. वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो माइनस आएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो. अब ऐसा क्यों? अभी तुमको अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना लगा लो, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पता तो होना चाहिए. व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? You have to take 3 fingers of your left hand, thumb, index finger, middle finger. Thumb gives the direction of magnetic field. Index finger gives the direction of current. Thumb is magnetic field, index finger is current, and middle finger is force. Good. अब look, चलो तुम बताओ, पहले पे फाइंड करना है, दूसरे पे? पहले किस पे फोर्स फाइंड करना है? 1 पे. 1 का करंट कहाँ है? ऊपर. मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है? बाहर. Where is the middle finger pointing? To the right, मतलब towards 2. तो ये हो गया तुम्हारा फोर्स का डायरेक्शन. दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, बराबर. सेकंड पे फोर्स लग रहा है, सेकंड के